गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं भदौरिया सर। और आज इतिहास का जो लेक्चर है उसमें अगला क्रम है हमारा वैदिक काल का, वैदिक सभ्यता का, है ना। तो अगर हम लास्ट टर्म की बात करें तो लास्ट टर्म पर हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता के सारे नगर पढ़े थे। हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, उसके बाद फिर हमने उसका पतन पढ़ा था और उसकी विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम चर्चा करेंगे वैदिक काल को लेकर, वैदिक साहित्य और वैदिक काल। वैदिक काल को जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो दो भाग में डिवाइड है, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, या ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है। तो अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल के बारे में अगर कहा जाता है तो सबसे पहले धारणा ये थी कि भारतीय सभ्यता जो है वो वैदिक काल से शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? वैदिक काल से ही, जब तक हड़प्पा की खोज नहीं हुई थी। या आप अगर सनातन धर्म के अंदर बात करें या हिंदू वैदिक धर्म की बात करें या लिटरेचर की बात करते हैं जो भारतीय सनातन धर्म का है, वो कहीं ना कहीं भारत की सभ्यता को वैदिक धर्म से मानता है। लेकिन बाद में जब हड़प्पा की खोज हुई तो से निष्कर्ष निकला कि हड़प्पा जो है भारतीय साहित्य या वैदिक साहित्य से भी पहले का है ना। तो पहले क्रम वैदिक साहित्य का था, लेकिन हड़प्पा की खोज के बाद क्या है, हड़प्पा पहले क्रम पर आ गया और वैदिक साहित्य उसके बाद आ गया। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में, वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति के बारे में। ठीक है। वैदिक सभ्यता क्या थी या वैदिक काल क्या था? तो अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक साहित्य तो जो हमें विवरण मिलता है वो वैदिक काल का मिलता है। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात, है ना, एक नवीन संस्कृति का प्रारंभ हुआ जिसे हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। क्योंकि इसका विवरण हमें वैदिक साहित्य से मिलता है, इस कारण से इसका नाम वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति पड़ा। ठीक है। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य माने जाते हैं और आर्यों का अर्थ होता है श्रेष्ठ या सर्वश्रेष्ठ, इसीलिए यह संस्कृति वैदिक संस्कृति कही जाती है। यानी कि वैदिक काल की अगर आप बात करेंगे या वैदिक सभ्यता की बात करेंगे तो ऐसा माना जाता है कि वैदिक सभ्यता को आर्यों ने बसाया था। अब भारत में आर्यों का प्रमाण कहीं और से मिला नहीं है। हड़प्पा सभ्यता पहले की है, वहां पर आर्यों का प्रमाण मिलता नहीं है, इसीलिए ये क्रम चेंज हुआ। इसीलिए और दूसरा कालखंड अलग अलग निकले, इसीलिए हड़प्पा पहले हो गई और वैदिक सभ्यता बाद में। क्योंकि वैदिक जो काल है वहां पर वेदों की रचना हो रही है और वेदों के अंदर ही हमें वैदिक उस काल के अंदर सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, समाज कैसा है, वो सभी जानकारियां हमें वेदों से मिल रही है, इसलिए ये काल वैदिक काल कहलाया। उस काल की संपूर्ण जानकारियां हमें कहां से मिल रही हैं? वेदों से मिल रही है। इसलिए स्पष्ट लिखा है, सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात एक नवीन संस्कृति के प्रारंभ हुआ जिसे वैदिक संस्कृति कहा गया। क्योंकि सारा वर्णन कहां से मिल रहा है? वेदों से मिल रहा है। अब वेदों से मिलने के कारण ही नाम क्या पड़ गया? वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता पड़ गया। ठीक है। अब चूंकि संस्थापक वैदिक काल के आर्यों को माना जाता है, इसलिए इसको आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन बन जाए कि आर्य संस्कृति क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है, वैदिक सभ्यता क्या है, तो वेदों में जिस सभ्यता का वर्णन है वही आपकी वैदिक सभ्यता है, वही आपका वैदिक संस्कृति है, या वही आपकी आर्य संस्कृति है। ठीक है। अगर हम आर्यों की बात करें तो आर्य का अर्थ क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ जाति। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आर्य एशिया माइनर से आए थे, तो आज हम वो पढ़ेंगे कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या रहा था। आर्यों के बारे में बहुत सारे मत रहे हैं और इन मतों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आर्य कहां से आए थे, आर्य की उत्पत्ति क्या है और आर्य कहां से कहां पर बसे थे। मूलतः ये माना जाता है कि वैद जो है आर्य आपके कहां से आए थे? एशिया माइनर से। ठीक है। तो सबसे पहले तो वैदिक सभ्यता क्या होती है, कहां से वर्णन मिला है, किसने बसाया है और क्या चीज है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक काल का विभाजन, है ना। तो वैदिक काल को हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है।
तो वैदिक काल या वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, इसी को पूर्व वैदिक बोलते हैं, इसी को ऋग्वैदिक बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल, यानी कि हमने दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है हमारा उत्तर वैदिक, पहला है हमारा ऋग्वैदिक काल, दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो वैदिक काल को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक, उत्तर और दूसरा उत्तर वैदिक, ठीक है। अब अंततः हम वर्णन करेंगे आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हड़प्पा सभ्यता में आर्यों के बारे में बहुत चर्चा नहीं है, लेकिन एक मत था कि आर्यों के कारण ही पतन हुआ किसका, हड़प्पा सभ्यता का। अब ऋग्वैदिक काल के संस्थापक ही आर्य हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आर्यों के मूल निवास स्थान और उनके बारे में क्या क्या थ्योरीज रही हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारा आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों का मत, यानी कि किस विद्वान ने क्या कहा है, ठीक है। तो आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों का मत। सबसे पहले हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने अपना जो मत दिया उसमें एक किताब का नाम आता है द आर्किटेक्ट होम ऑफ द आर्यंस, द आर्किटेक्ट होम ऑफ द आर्यंस। इसमें कहते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे, ठीक है। आर्य कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव से, ठीक है। तो पहला मत क्या है? बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य कहां से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से। कहां पर लिखा है? द आर्किटेक्ट होम ऑफ द आर्यंस, जिसमें एक पुस्तक का नाम आता है द आर्किटेक्ट होम ऑफ द आर्यंस। इसमें बताया गया है कि आर्य हमारे कहां से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा मत है स्वामी दयानंद सरस्वती का, जो अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश, पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, और उसमें लिखते हैं कि आर्य, सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि आर्यों का मूल स्थान तिब्बत है। कहां क्या है? तिब्बत, यानी उनका मानना यह है कि आर्य तिब्बत से आए थे। उसके बाद अगला हमारा नाम है अविनाश चंद्र दास। उन्होंने एक अपनी पुस्तक में लिखा है कि आर्य जो हैं सप्तसैंधव प्रदेश से थे। कहां से थे? सप्तसैंधव प्रदेश से, ठीक है। ठीक है, आर्य कहां से थे? सप्तसैंधव प्रदेश से, ठीक है। इसके बाद अगले हैं हमारे मैक्स मूलर, और मैक्स मूलर ने अपने मत में कहा कि आर्य मध्य एशिया से जो हैं आए हुए हैं। आर्य कहां से आए हुए हैं? मध्य एशिया से, और अंततः इसी के मत को माना गया है ना। तो मैक्स मूलर का सिद्धांत सर्वसम्मति से माना गया, अर्थात आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया, मध्य एशिया माना गया, ठीक है। तो आर्यों के जो मूल स्थान पर जो मत हैं वो बहुत सारे मत थे। तिलक ने क्या कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए हैं, पुस्तक का नाम क्या है? द आर्किटेक्ट होम ऑफ द आर्यंस। उसके बाद सरस्वती आए, उन्होंने क्या कहा कि आर्य मूलतः तिब्बत से आए हुए हैं। अविनाश चंद्र दास, इन्होंने आर्यों को सप्तसैंधव प्रदेश से बताया। उसके बाद अगले हैं अब आप मैक्स मूलर। मैक्स मूलर कहता है कि आर्य मध्य एशिया से आए। उसके पीछे तर्क भी देता है, तो वो कहता है कि चूंकि मध्य एशिया से ही बोगास को यह अभिलेख मिलता है, और बोगास को यह अभिलेख में वही देवता है जो ऋग्वैदिक काल के देवता हैं। इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, मित्र सूर्य को कहा गया है। इंद्र ऋग्वैदिक काल के सबसे बड़े देवता हैं। वरुण जो है तीसरे नंबर के देवता हैं। इस प्रकार से जो देवता ऋग्वैदिक काल में आपको मिलते हैं, वही देवता आपको कहां मिल रहे हैं? एशिया के बोगास कोई अभिलेख पर। इसीलिए अंततः सर्वसम्मति से यह माना गया कि आर्य कहां से आए हुए हैं? मध्य एशिया से, ठीक है। तो अभी तक जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो यहां से तो क्वेश्चन आपका मूलतः बनेगा नहीं, सिंपल से पूछेगा कि सिंपल केवल परिभाषा है वैदिक काल की, क्योंकि वैदिक काल की जानकारी हमें वैदिक साहित्यों से मिलती है। इस कारण से वैदिक काल या वैदिक संस्कृति कहा गया। क्योंकि इसके संस्थापक आर्य हैं, इसलिए इसको आर्य संस्कृति कहा गया, ठीक है। इसके बाद क्या है?
वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक, दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल, तीसरा क्या था आपका आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों का मत। ठीक है, इसमें तिलक का मत है, दयानंद सरस्वती का मत है, अविनाश चंद्र दास का मत है, मैक्स मूलर का मत है, और अंत में सर्वसम्मति से ये पाया गया कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहां से है, मध्य एशिया से। अब हम सीधा पढ़ेंगे कि जो ऋग्वैदिक सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता रही होगी। ठीक है, तो अगली हमारी जो हेडिंग है वो है ऋग्वैदिक काल। क्या है? ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। अगर हम डेटिंग की बात करेंगे तो ऋग्वैदिक काल का जो कालखंड है वो कितना है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ये रहा है टाइम पीरियड किसका, ऋग्वैदिक काल का। किसका है? ऋग्वैदिक काल का। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्स मूलर का कह रहा है कि मैक्स मूलर के अनुसार भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखिए, आर्यों की भारत के आगमन के क्रम में तीन तर्क दिए जाते हैं। पहला, क्योंकि आर्य घुमंतु जाति के लोग थे, वो एक स्थान पर टिकते नहीं थे, इस कारण से घूमते घूमते वो जानवर, जो कि जानवर पालते थे, पशुपालन का बहुत बड़ा व्यवसाय था इनका, इसीलिए जानवरों के चारागाह के खोज में आर्य मध्य एशिया से घूमते घूमते कहां तक आए होंगे, भारत तक आए होंगे। दूसरा मत यह दिया जाता है कि कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के कारण वहां पर एक अलग प्रकार का क्षेत्र बना और रेगिस्तान में डेवलप हो गया, जिस कारण से आर्य वहां से क्या है, पलायन कर गए। इसीलिए हिटलर अपने आप को आर्य कहता है। अगर आपने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा तो हिटलर कहता है कि आई एम द आर्यंस, मैं आर्य हूं, है ना। तो ये तीन मत हैं हिटलर, क्योंकि कुछ लोग यूरोप चले गए, कुछ लोग एशिया भारत की तरफ आए, कुछ लोग जो है वहीं पर रहकर बस गए। ठीक है, तो इसीलिए मैक्स मूलर का कह रहा है कि भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ था, और सबसे पहले भारत में वो कहां रहते, सप्तसेंधव प्रदेश में। ठीक है, अगर आप सप्तसेंधव प्रदेश की बात करेंगे तो सप्तसेंधव प्रदेश का मतलब होता है 7 नदियों वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है वो? 7 नदियों वाला क्षेत्र। ठीक है, अगर आप जो भारत का नक्शा देखेंगे इस प्रकार से कुछ है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर जो ये वाला क्षेत्र जो आप देखेंगे, ये वाला क्षेत्र जो है, ये जहां पर ये 7 नदियां बह रही हैं, कितने नदियां बह रही हैं? 7 नदियां। इसमें आपको झेलम मिलेगी। ठीक है, कौन कौन सी है? झेलम है, जिसे वितस्ता कहा गया है ऋग्वैदिक काल में। इसके अलावा आपको सरस्वती, इसके अलावा आपको रावी, सिंधु, सतलज, ठीक है, और ब्यास और चिनाब, है ना। ये वो 7 नदियों का क्षेत्र है जहां पर ये 7 नदियां इस क्षेत्र में जो बहती हैं इस प्रकार से, है ना। ये वाला जो क्षेत्र है इसे ही कहा गया है सप्तसेंधव प्रदेश, यानी 7 नदियों वाला क्षेत्र हमारा क्या कहा गया है? सप्तसेंधव प्रदेश। ठीक है, ठीक है, तो जो सप्तसेंधव प्रदेश है वो ये वाला क्षेत्र है।
ठीक है। तो देखिए ये नदी आपको देखने को मिलेगी सप्त सिंधु प्रदेश में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक तो है सरस्वती, अस्किनी, चिनाब, ठीक है, परोशनी, रावी, बिपाशा, ब्यास, शतद्री, सतलज, सिंधु और बेतस, झेलम। ये 7 नदियां आपको दिख रही होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 नदियों का क्षेत्र ही हमारा क्या कहलाता है, सप्त सिंधु, ठीक है। तो सबसे पहले आर्य कहां बसे आकर, तो सप्त सिंधु प्रदेश में, यानी वो 7 नदियों का क्षेत्र जहां पर 7 नदियां बहती हैं वही हमारा सप्त सिंधु प्रदेश कहलाया है। और सबसे पहले आर्य वहीं आकर हमारे क्या है, बसे थे, ठीक है। इस क्षेत्र में बहने वाली 7 नदियों के कारण ही इस क्षेत्र का नाम सप्त सिंधु प्रदेश पड़ा। कौन कौन सी, झेलम, ब्यास, सतलज, रावी, चिनाब, सरस्वती और बेतस जो है, ठीक है। ये 7 नदियां हैं, इसका क्षेत्र कहलाया सप्त सिंधु प्रदेश। उसके बाद क्या हुआ, आज सप्त सिंधु प्रदेश में आए, उसके बाद बढ़ते हुए ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त से ब्रह्मऋषि प्रदेश और मध्य देश और अंत में आर्यावर्त, यानी कि उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र में जो है वो इलाहाबाद कानपुर तक फैल गए। सप्त सिंधु से बढ़ते बढ़ते पशुओं के लिए चारा जो है खोज, चारा की खोज में और अपने विकासात्मक खोज में वो कहां से, सप्त सिंधु प्रदेश से ब्रह्मावर्त, ब्रह्मावर्त से ब्रह्मऋषि प्रदेश, उसके बाद मध्य देश और अंततः पूरे आर्यावर्त में जो है आर्य आपके क्या हो गए, विस्तारित हो गए, ठीक है। तो ये है आर्यों का निवास स्थान, कहां से, सप्त सिंधु से आर्यावर्त तक, ठीक है। ऋग्वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, इसीलिए इस काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा गया है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, वही चीज है, ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, जिसमें 7 नदियों का उल्लेख मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो नदी है वो कौन सी है, सिंधु नदी है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। वही सरस्वती को पवित्र माना गया है। कैसा माना गया है, पवित्र। क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता के बाद ऋग्वैदिक काल में सप्त सिंधु प्रदेश में रह रहे हैं और सप्त सिंधु प्रदेश की सबसे बड़ी नदी क्या है, सिंधु नदी है, जो व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, साथ में ही आप पशुओं और पानी की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए सर्वाधिक चर्चा किसी की गई है तो सिंधु नदी की गई है, ठीक है। इसीलिए ऋग्वैदिक काल की सबसे जो है सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु है, सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, सरस्वती, ठीक है। सिंधु को आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है। सिंधु को आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है, जबकि सरस्वती को नदीतम यानी नदियों में उत्तम कहा गया है। क्या कहा गया है, नदियों में उत्तम। अगर आप जूलॉजिकल आधार पर देखेंगे तो हरियाणा तक जो है सरस्वती के विलुप्त होने के प्रमाण मिले हैं। धार्मिक आधार पर सरस्वती इलाहाबाद में संगम में मिलती है, लेकिन जूलॉजिकल आधार पर आपको घग्गर के आसपास जो आपको सरस्वती के विलुप्त होने के प्रमाण जो है पाए गए हैं, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा का केवल एक बार वर्णन मिला है, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन कई बार बना है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, सिंधु है, पवित्र नदी सरस्वती, गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार वर्णन आपको जो देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ऋग्वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण सभ्यता थी और यहाँ के लोग स्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते थे। अब कारण क्या है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल मूलतः ग्रामीण सभ्यता वाला काल है। कैसा है, ग्रामीण सभ्यता वाला काल है। ऋग्वैदिक काल में धातुओं की खोज हुई नहीं है, औजार है नहीं, हथियार है नहीं, इसीलिए अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है, पशुपालन है। अब पशुपालन जब आप, और पशुपालन ही मुख्य जो है कहें पैसे का माध्यम कह लीजिए या आर्थिक दृष्टि से समृद्धता जो है पशु के आधार पर ही थी। ऋग्वैदिक काल में आपको लाखों की संख्या में एक व्यक्ति के पास आपको जो है गोधन मिलेगा। अब चूंकि गोधन बहुत अधिक मात्रा में या पशु बहुत अधिक मात्रा में है, तो कहीं ना कहीं उतनी ही मात्रा में हमें चारा और हरियाली चाहिए, जिसके कारण जो है ऋग्वैदिक काल के जो
कबीले हैं या ऋग्वैदिक काल के जो लोग हैं वो स्थायी जीवन व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पशुओं के चारागाह की खोज में वो हैं डेली जो क्या हो रहे हैं, विस्तारित हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए क्या हुआ कि सप्त सैंधव प्रदेश से बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गए थे, आर्यावर्त तक पहुंच गए थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, स्थायी नहीं था। ठीक है, अब हम सीधी बात करेंगे राजनीतिक स्थिति के बारे में। तो पहले जितना पढ़ा है उसको समझ लेते हैं। ऋग्वैदिक काल दो भागों में, उसके बाद आर्य संस्थापक हैं, आर्य कहां से आए उसके बारे में मत, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़े। ऋग्वैदिक काल क्या है, ऋग्वैदिक काल के बारे में मत क्या है, जिसका निवास स्थान क्या था। ठीक है, ठीक। उसके बाद नदियों की चर्चा, और अब हम सीधा क्या पढ़ेंगे, राजनीतिक स्थिति कि ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति क्या रही होगी। ठीक है, अगर हम राजनीतिक स्थिति के बारे में देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति सबसे ज्यादा सुदृढ़ है, सबसे ज्यादा लचीली है, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिव है। कारण क्या है, इधर देख लीजिए। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में आर्य जो है 5 कबीलों में बटे हुए हैं। कितने कबीलों में बटे हुए हैं, 5 कबीलों में, जिन्हें पंचजन भी कहा गया है। क्या कहा गया है, पंचजन। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो आपको 5 बड़े कबीले मिलेंगे उन्हें क्या कहा गया है, पंचजन कहा गया। क्या कहा गया है, पंचजन। ठीक है, ये इसमें आपको पुरु कबीला मिलेगा, है ना। इसके अलावा और भी कई सारे कबीले हैं। टोटल 5 कबीले हैं जिनका वर्णन आपको मिलेगा, इन्हें पंचजन कहा गया है। और ऋग्वैदिक काल में ही आपको एक भरतवंश के राजा सुदास का वर्णन मिलेगा, जिन्होंने 10 राजाओं के साथ युद्ध किया था और वो युद्ध उन्होंने जीता भी था। ठीक है, तो भरतवंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के मध्य एक युद्ध हुआ। यह युद्ध जो है भरतवंश के राजा सुदास की विजय हुई और यह युद्ध रावी नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, एक तरफ आर्य और एक तरफ अनार्य, किन किन के बीच में हो रहा है, आर्य राजा और अनार्यों के बीच में, जिसमें भरतवंश के राजा सुदास की जो क्या होती है, जीत होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा सुदास का युद्ध किन के साथ हुआ, तो 10 राजाओं के साथ हुआ। इसमें विजयी कौन हुआ, तो भरतवंश के राजा सुदास विजयी हुए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि राजा की स्थिति क्या थी, तो राजा की सहायता हेतु पुरोहित, सेनानी और ग्रामीण अधिकारी। वर्तमान का आप जो पोर्टफोलियो देखते हैं, वर्तमान के पोर्टफोलियो में क्या होता है, पीएम प्लस होम मिनिस्टर प्लस डिफेंस मिनिस्टर और एक होता है आपका कौन, फाइनेंस मिनिस्टर, है ना। ये 3 प्रमुख पद माने जाते हैं प्रधानमंत्री की सलाह के लिए। और किचन कैबिनेट का भी नाम आता है, जिसमें 5 जो है मंत्री होते हैं, या मतलब जितने भी मंत्री हो सकते हैं प्रधानमंत्री के बहुत चाहने वाले। उसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल में भी आप देखेंगे तो राजा की सहायता लेके पुरोहित वर्ग है, जो क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्याय है, उसके बारे में धर्म ग्रंथों के आधार पर बताएगा। सेनानी या सेनापति का काम है सेना को तैयार रखकर राजा की सहायता करना, और ग्रामीण अधिकारियों का काम है कबीलों के अंदर प्रशासन की देखभाल करना। इस प्रकार से ये सभी राजा की सहायता के लिए क्या रहते थे, जुड़े हुए थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में लोग स्वेच्छा से राजा को कर देते थे, जिसे बलि कहा गया है। क्या कहा गया है, बलि। वर्तमान वाली बलि नहीं, यहाँ पर बलि का मतलब टैक्स से है, और ये टैक्स जो है राजा ने पब्लिक के ऊपर लगाया था, लेकिन कंपलसरी नहीं था। अगर उस काल की जनता के पास उपज अच्छी है या जो है अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो वो राजा को कर दे सकता है। अगर नहीं है तो उसे कर देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर स्वेच्छाकारी कर राजा ने लगाया हुआ, जिसे बलि कहा गया। वर्तमान में इस बलि का अर्थ कुछ और जो है बना लिया गया। ठीक है, इसके बाद ऋग्वैदिक काल में कुछ जनतांत्रिक संस्थाएं भी मिलती हैं, जिन्हें सभा, समिति और विधत कहा गया। क्या कहा गया है, सभा, समिति और विधत। यानी कि ये 3 प्रकार की कमेटियां हैं जो राजा के साथ जो है बॉन्ड बनाकर चलती हैं। अगर आप सभा की बात करेंगे तो सभा कैसी है, श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की है। किसकी है,
श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की है, जिसका प्रमुख कार्य था न्याय प्रदान करना। यानी अगर राजा के पास कोई न्याय मांगने आ रहा है तो राजा सभा के साथ विचार विमर्श करेगा और विचार विमर्श के बाद जो तार्किक और जो न्यायिक बात होगी उस पर क्या होगा, निर्णय लिया जाएगा। ये है आपकी सभा। अगर हम समिति की बात करें तो समिति आम जनप्रतिनिधि सभा थी जो राजा का चुनाव करती थी। यानी वर्तमान में आप अगर देखें जिस प्रकार से वर्तमान में प्रधानमंत्री का चुनाव जनता के मध्य से होता है, जनता के वोट के द्वारा होता है, उसी प्रकार से ऋग्वैदिक काल के अंदर आप देख रहे हैं समिति एक आम जनप्रतिनिधि सभा है जो राजा के बारे में तय करती है कि अगला राजा कौन होगा या किसको हम राजा बनाना चाह रहे हैं। राजा बनाने का मतलब है कबीले के सरदार के तौर पर। जिस प्रकार से कबीले में सरदार होता है वैसे ही यहाँ पर राष्ट्र का एक प्रमुख होता है। जब आप कबीलों को देखेंगे तो ऋग्वैदिक काल में कबीलों को बांटा गया है, कुल है, विश्व है, ग्राम है ना, जन है और राष्ट्र। ये 5 तरीके से वहां पर कबीलों को बांटा गया। सबसे छोटा कुल, उसके बाद आपका ग्राम आता है, उसके बाद आपका विश्व आता है, उसके बाद आपका जन आता है, उसके बाद आपका राष्ट्र आता है ना। तो जिस प्रकार से कुल का मुखिया कुलपति होता है या घर का मुखिया पिता होता है, उसी प्रकार से राष्ट्र का प्रमुख यहाँ पर कौन है, राजन या राजा है, जो समिति के द्वारा चुना जाता था। ठीक है। इसके बाद है विदत। विदत आर्य की सर्वप्राचीन संस्था है और इसे जनसभा भी कहा गया है और इसमें स्त्रियां भी भाग लेती थी। यानी कि एक कॉमन सभा है, इस कॉमन सभा के अंदर हर किसी को भाग लेने का अधिकार था। सभा में केवल श्रेष्ठ और पढ़े लिखे लोग भाग ले रहे हैं, समिति में आम जनता वोट देने वाली भाग ले रही है और विदत के अंदर वो सभी लोग भाग ले रहे हैं जो कबीले के, जो उस क्षेत्र के कौन है, आम प्रतिनिधि है। इस प्रकार से वो ऋग्वैदिक काल के 3 संस्थाएं हैं, सभा, समिति, विदत। एक नाम और आपको मिलेगा गण, है ना। ये 4 समितियों का वर्णन आपको ऋग्वैदिक काल में मिलेगा, सभा का, समिति का, विदत का और गण का। ठीक है। इनमें स्त्रियों को सभा और विदत में भाग लेने का अधिकार था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्त्रियां कहां भाग लेती थी, तो विदत में भाग लेती थी। ठीक है। ये है ऋग्वैदिक काल की 4 संस्थाएं। आज हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे और हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।